नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अपना एमपी में सबसे पहले खबर रतलाम से। दिन दहाड़े रतलाम में लूट की वारदात अंजाम दी गई है और जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। केमिस्ट शॉप में घुसकर दवाइयां और सामान लूट ले गए बदमाश। आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। माणक चौक थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो रतलाम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है और आपको बता दें कि केमिस्ट शॉप में दवाइयां और सामान लेकर बदमाश ले उड़े और आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को घटना को अंजाम दिया है, चोरी को अंजाम दिया है। माणक चौक थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीसीटीवी में ये चोरी कैद हुई है। केमिस्ट शॉप, मेडिकल शॉप के अंदर बदमाश घुसे थे। करीब आधा दर्जन बदमाश बताए जा रहे हैं जो इस चोरी की वारदात में शामिल हैं। महंगी दवाइयां और दूसरा सामान लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुधीर, क्या जानकारी निकल पाई अभी तक इस चोरी की वारदात से जुड़ी हुई? देखिए, माणक चौक थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह दुकान स्थित है और शहर का सबसे व्यस्ततम ये पूरा इलाका है डालू मोदी चौराहा, जहां पर ये हरकावत केमिस्ट की जो है दुकान है। और आज सुबह जब केमिस्ट पहुंचे थे तो उसी समय करीब आधा दर्जन बदमाश वहां पहुंचे। आप खुद देख सकते हैं कितने बेखौफ होकर, कितने इत्मीनान से इन लोगों ने सामान भरा और लेकर रफू चक्कर हो गए। तो यह वारदात बताती है कि आखिर किस तरह से जो है इन बदमाशों जो है बेखौफ है। पुलिस का डर कतई नहीं है और पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। सीसीटीवी पुलिस को मिला है और पुलिस अब चेहरे इसमें से ढूंढ रही है कि आखिर कौन बदमाश है। इसमें से कुछ बदमाशों ने अपने मुंह पे जो रुमाल बांधा हुआ है, जबकि 2 से 3 जो बदमाश है उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस अब जो है वेरिफिकेशन में लगी है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन लोग, क्योंकि इनकी उम्र भी कम है। और पुलिस अब पुराना अपना एल्बम देख रही है कि आखिर कहीं ये जो बदमाश है पुरानी लूट में शामिल तो नहीं थे। जी बिल्कुल सुधीर, जहां ये केमिस्ट शॉप मौजूद है वहां की क्या ग्राउंड कंडीशन है? पुलिस चौकी वहां से कितनी दूर है? गश्त वहां पर होती है या नहीं होती है? कैसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि चोरी की वारदात भी अंजाम दे दी गई, पता भी नहीं चला? देखिए, सुबह करीब 9 बजे की वारदात है। सुबह सुबह जब दुकान खोली थी केमिस्ट ने, वे अपने काम में जुटे थे। और जहां तक इसकी भौगोलिक स्थिति की बात है तो शहर के सबसे मुख्य चौराहा है डालू मोदी चौराहा, सबसे हार्ट में ये चौराहा पड़ता है। और अगर मैं पुलिस स्टेशन की बात करूं तो 100 कदम की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन यहाँ पर है, माणक चौक थाना। तो आप समझ सकते हैं कि बदमाशों को पूरी उन्होंने रैकी करी थी पहले से कि आखिर दुकान में उस समय आवाजाही थोड़ी कम होती है उस इलाके में, ऐसा लगता है। तो जिसकी वजह से सुबह सुबह का समय इन बदमाशों ने चुना और धीरे से पहले शटर गिराया दुकान को, अंदर दाखिल हो गए और इत्मीनान से इन्होंने सामान समेटा और वहां से रफू चक्कर हो गए। तो बदमाशों की रैकी, बदमाशों की स्टडी पूरी थी, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस की स्टडी कितनी है। शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। सीसीटीवी में लगभग पूरी तस्वीर साफ है कैसे वारदात अंजाम दी गई और बेहद व्यस्त चौराहा बता रहे हैं सुधीर जहां पर यह वारदात अंजाम दी गई है। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर गुना से है, जहां रेलिंग तोड़ नदी में एक ट्रक जा गिरा। अनियंत्रित होकर पुल से ये ट्रक नीचे गिर गया। ड्राइवर की मौत हो गई है। इस हादसे में क्लीनर भी जख्मी हो गया है। आगरा से तमिलनाडु जा रहा था आलू से भरा ये ट्रक, उसी दौरान हादसे का शिकार हुआ है। N46 के बाईपास स्थित चाचौड़ा थाने का ये मामला है। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आलू से भरा ये ट्रक था जो कि रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा और गनीमत है कि नदी में पानी नहीं था ज्यादा, और लेकिन इसके बावजूद इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि क्लीनर भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हो गया था ट्रक और उसी के बाद रेलिंग तोड़ता हुआ ये नीचे जा गिरा। आगरा से तमिलनाडु आलू भरकर ले जा रहा था ये ट्रक, उसी दौरान N46 के बाईपास के पास ये हादसे का शिकार हुआ है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। रेलिंग तोड़ता हुआ नदी में जा गिरा, ड्राइवर की मौत हो गई, क्लीनर भी जख्मी हैं। और क्या वजह रही इसके अनियंत्रित होने की? रफ्तार भी एक वजह हो सकती है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
और बैतूल से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्कूलों में बांटने ट्रैक्टर में बुलाई गई किताबों से भरा ट्रैक्टर ताप्ती नदी के बीच में फंस गया और नदी में पानी होने के बावजूद ट्रैक्टर निकाला गया। ट्रैक्टर को जेसीबी से निकालने के प्रयास में कई किताबें भी नदी में बह गईं। भीमपुर ब्लॉक के ग्राम चांदू और धामन्या के सरकारी स्कूलों में ये किताबें दी जानी थी, डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। ग्रामीणों की मदद से आखिरकार जो बची हुई पुस्तकें सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। शिक्षा विभाग अब मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है। तो ये भारी लापरवाही भी इस वक्त आप देख सकते हैं बैतूल से ये सामने आई है, जहां पर लगातार नदी का बहाव बना हुआ है और उसके बीच ही ट्रैक्टर के जरिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो ले जाई जा रही थी। शिक्षा विभाग के जरिए ये लापरवाही सामने आई है और इन किताबों को स्कूलों में वितरित किया जाना था। आखिरकार बामशक्कत बड़ी मुश्किल के बाद जेसीबी की मदद से इस ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया और जो बची खुची किताबें थीं वो भी सुरक्षित निकाली गईं और बड़ी संख्या में जो किताबें थीं वो पानी में भी बह गई हैं। बैतूल से ये लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है। किताबों से भरा ट्रैक्टर ताप्ती नदी के बीच में फंस गया था क्योंकि लगातार बहाव बना हुआ था नदी का और यही वजह थी कि ट्रैक्टर लगभग आधे से ज्यादा डूब चुका था। नतीजतन ट्रैक्टर बीच में ही रुक गया, फंस गया। काफी कोशिशों के बाद इसे बाहर निकाला गया। खबर रीवा से, जहां पेट्रोल बम से विस्फोट हुआ है। बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंका। सीसीटीवी में पूरी घटना भी कैद हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना के फोर्ड रोड सराफा बाजार की यह घटना बताई जा रही। ये तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी में ये पूरा मामला है वो कैद हुआ है। दरअसल पेट्रोल बम फेंका गया अचानक, हालांकि जिन लोगों के जरिए पेट्रोल बम फेंका गया वो तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं। बदमाशों ने ये पेट्रोल बम देर रात फेंका। रीवा का ये मामला है और इसके बाद अब मामले की छानबीन भी की जा रही है। तो ये सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। सिटी कोतवाली थाना के फोर्ट रोड सराफा बाजार की यह घटना बताई जा रही है। और अगली खबर भी रीवा से, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे भी चले और 6 से ज्यादा लोग इस संघर्ष में जख्मी हो गए। घायलों का इलाज इस वक्त संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। सगरा थाना क्षेत्र के सथनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, रीवा से सामने आई हैं, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले। जमीन विवाद इस पूरे संघर्ष के पीछे वजह बनी है। तो रीवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दो पक्षों का संघर्ष जमीन के विवाद से शुरू हुआ था और आखिरकार लाठी डंडों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले लोग करते हुए नजर आए। न केवल हमले करते हुए नजर आए बल्कि इसमें आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। और खबर भिंड से, भिंड में घरेलू विवाद में 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पिता ने 3 बेटियों सहित कुएं में छलांग लगा दी। पिता राजेश रजक समेत 3 बेटियों की मौत हो गई। 10 वर्षीय अनुष्का, 8 साल की चाना और 5 वर्षीय संध्या की मौत हो गई। कल देर शाम पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। मामले को शांत कराने मृतक के पिता बहू सहित एक बच्चे को ले गए थे अपने साथ और मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव बाहर निकाले। दबो थाना क्षेत्र के अंधियारी गांव की ये घटना है। आगे बढ़ते हैं खबर मुरैना से। मुरैना में वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे आशीष शुक्ला पर एक दलित युवक ने मारपीट का आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि नेता के बेटे ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो लाठी से उसकी पिटाई की गई। युवक की शिकायत पर कैलारस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल
आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उधर कांग्रेस एमपी में अब बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान चलाएगी। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस इस अभियान को चलाने की तैयारी में है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान भी आया है। कैबिनेट में अनुपात से ज्यादा मंत्री बनाने का भी विरोध उनके जरिए किया गया। कांग्रेस एमपी में अब बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान चलाने पर के मद्देनजर तैयारी कर रही है और इंतजार इस बात का है कि लॉकडाउन या फिर जो हालात सामान्य हों, रैली और पब्लिक मीटिंग की परमिशन मिले, इसके बाद यह अभियान शुरू हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान शुरू करने की तैयारी में है और यह अभियान कांग्रेस ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएगी, यानी कि नीचे तक इस अभियान को चलाया जाएगा राजधानी से लेकर। इसके जरिए नारा चलाएंगे कि जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने का काम हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट की है, देश के नौजवानों को रोजगार देने में जो विफल रही है, महंगाई कम करने में जो विफल रही है, इन सब बातों को लेके भाजपा गद्दी छोड़ो ऐसा अभियान चलाने वाली है। अब ये 9 अगस्त को अगर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, नहीं तो 9 अगस्त से ये पार्टी कार्यक्रम शुरू करने वाली थी। वहीं एमपी कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान आया है। अभियानों के जरिए कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी है। प्रदेश के बेरोजगारों की उम्मीदों को बीजेपी पूरा करेगी। केवल लूटने खसोटने के लिए सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उसके ये सपने पूरे हो नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता और खासकर युवा ये चाहते हैं कि अब कांग्रेस और कमलनाथ इस मध्य प्रदेश से दूरी रहें तो अच्छा होगा। वहीं युवा कांग्रेस का 9 अगस्त को देशव्यापी अभियान सोशल मीडिया के जरिए यूथ कांग्रेस ये अभियान चलाएगी। बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस का ये आंदोलन होने जा रहा है। तो अब कांग्रेस चौतरफा बीजेपी को घेरने की कोशिशों में लगी हुई है अलग अलग अभियानों के जरिए। और अब युवा कांग्रेस का 9 अगस्त को देशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए यूथ कांग्रेस ये अभियान चलाएगी। आपको बता दें, बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ये अभियान छेड़ने जा रही है सोशल मीडिया पर। 60वें स्थापना दिवस पे एक बड़ा अभियान चलाएगी। इस ऑनलाइन अभियान के माध्यम से जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दों से भागने का काम कर रही है, जिस सरकार ने 6 साल पहले 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देने की बात करी थी, वो 12 करोड़ रोजगार तो खत्म करिए, साथ में जो 12 से 14 करोड़ रोजगार लगभग इस अनियोजित लॉकडाउन के कारण हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुए। युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चला के रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहली बात, गद्दी छोड़ो बीजेपी अभियान कांग्रेस चलाने की तैयारी में ब्लॉक स्तर तक कहा जा रहा है कि इस अभियान को लेकर जाया जाएगा। दूसरी बात, बेरोजगारी को लेकर देशव्यापी अभियान छेड़ने की तैयारी में युवक कांग्रेस। हम ये मानकर चलें, ना केवल 27 सीटों के मद्देनजर माहौल बनाने की कोशिश, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में कांग्रेस। अनुराग के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें, दरअसल इस वक्त एक बड़ा अभियान, एक अभियान नहीं बल्कि 2 अभियान कांग्रेस छेड़ने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
भूपेन जी, गद्दी छोड़ो बीजेपी अभियान और एक और अभियान युवक कांग्रेस के जरिए शुरू किया जा रहा है बेरोजगारी के मद्देनजर, ये देशव्यापी होने जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली सरकार है जी, उसने खुद अपने जो है उसमें स्वीकार किया है कि 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये भारत की आबादी का 10 करोड़ जो है ये 10% लोग अभी कोरोना में रोजगार चला गया है। तो ये बड़ा सवाल है। आज देश में 10 करोड़ लोगों के घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो ये देश खामोश थोड़ी बैठा रहेगा, उस पर बात करेगा, उसकी चर्चा करेंगे और उसको जो है उस चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार ये सरकार कर रही है। तो ये आंदोलन हम चलाएंगे और नौजवानों को रोजगार देने के वादे पर ये सरकार आई थी कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। और जब 2 करोड़ लोगों को नौकरियां, तो ठीक है, ये जब 10 करोड़ ये अभी कोरोना के अंतर्गत नौकरियां चलेगी। और उसके पहले इस सरकार ने खुद बताया था कि जो है लगभग जो है 10 करोड़ लोग पहले उनका रोजगार उनके हाथ से चला गया है, नोटबंदी और उन सारी चीजों के साथ में। तो आप जब जिस देश का 20 करोड़ नागरिक बेरोजगारी में बैठा हुआ है, लगी लगाई नौकरियां जिनकी छोटी हैं, तो वो लोग खामोश थोड़ी बैठे रहेंगे, उनकी आवाज बनकर हमें सामने खड़ा होना पड़ेगा और कांग्रेस वो काम कर रही है। जी ठीक है। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, मध्य प्रदेश में तो ठीक है, घेरेगी ही कांग्रेस आपको, लेकिन अब देशव्यापी तैयारी है बेरोजगारी के मसले पर। देखिए, अपनी आंखों के आगे 5 उंगलियां रख के आंखें बंद करने से क्या सूर्य की रोशनी को आप दबा सकते हैं? क्या आप सूर्य की रोशनी को अंधियारा साबित कर सकते हैं? तो कांग्रेस वही प्रयास करेगी। और कांग्रेस ने क्या आज से पहले ये प्रयास नहीं किया? किस तरह से राफेल को लेके जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, चौकीदार चोर है, उसका क्या रिजल्ट निकला? तो जब तक आप तथ्यपरक बात नहीं करेंगे, तर्क आशीष जी, राफेल और बेरोजगारी 2 अलग मसले हैं, अलग तरह के मसले हैं। जी देखिए, 2 अलग तरह के मसले इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों का झूठ प्रचारित करने का काम कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस अगर आर्थिक मोर्चे पे अगर बहस करना चाहती है तो यूपीए सरकार के समय क्या उस समय महंगाई दर होती थी और वर्तमान में क्या महंगाई दर है, इस पे बात कर ले। उस समय डबल डिजिट में जो महंगाई दर थी, आज वो सिंगल डिजिट में है। पूरा देश जानता है, चाहे वो मूडीज की रेटिंग हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसमें जब से मोदी सरकार आई है उसमें बेहतरी आई है। और कोरोना के समय तो ये तो विश्वव्यापी मंदी है। कोरोना के समय में तो हर तरह से ये मान के चला जा रहा है कि पहले अगर जान होगी तो जहान है। और कांग्रेस ने अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से ऐसे कौन से तीर मार दिए जो ये डींगे हाँक रहे हैं? तो कांग्रेस इस देश में एक झूठ को 100 बार बोल के ठीक है। आशीष जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। भूपेन जी, आपका भी धन्यवाद बात करने के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े थे, अनुराग का भी शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, यहां पर फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर ग्वालियर से, जहां ठेला दुकानदारों ने निगम के कर्मचारियों को पीट दिया है। इंदरगंज के राम मंदिर इलाके की घटना है। ठेला हटाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद यह पूरा वाकया सामने आया। हाँ, ठेला वालों ने अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है निगम कर्मचारियों पर। तो ग्वालियर का मामला है, जहां ठेला दुकानदारों ने निगम के कर्मचारियों को पीट दिया। इंदरगंज के राम मंदिर इलाके की घटना। बताया जा रहा है कि ठेला हटाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद ये मारपीट शुरू हो गई। तो ठेला दुकानदार थे, उन्होंने निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। जबरन वसूली का आरोप भी ठेला दुकानदार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये ग्वालियर से सामने आई हैं, जहां पर जो हाथ ठेला व्यापारी हैं उन्होंने बुरी तरह से पीट दिया निगम कर्मचारियों को और निगम कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया गया है। दरअसल जो पूरा विवाद शुरू हुआ था वो हाथ ठेला हटाने को लेकर था सड़कों पर से, और यहीं से जो बहस थी वो शुरू हो गई। नतीजा आपके सामने।
आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ सरकार के 6 महीनों के फैसलों की जांच के लिए कैबिनेट कमेटी के गठन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पहले गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार। साथ ही कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह के कदम सरकार उठा रही है। कांग्रेस के इन सवालों का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई फैसलों में अनियमितताएं थी। सभी रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी, इसके कोई दुर्भावना इसके पीछे नहीं है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार जी के आखिरी 6 महीनों के कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के समूह की एक कमेटी बनाई है और मजे की बात यह है कि उसमें उन मंत्रियों को शामिल किया गया है जिनके खुद के विभागों की जांच होनी है। इसके पहले एक और मंत्री समूह की समिति उन्होंने बनाई थी यही जांच करने के लिए, जिसमें तुलसीराम सिलावट भी थे और इस कमेटी में, नई कमेटी में गोविंद राजपूत जी हैं। तो उस पहली समिति ने क्या जांच की और जांच में क्या पाया, इसके तथ्य सार्वजनिक करना चाहिए और उस कमेटी को बदलने की। कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों के कार्यकाल की जांच के लिए शिवराज सरकार ने कैबिनेट कमेटी गठित की है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया गया था, अब कैबिनेट कमेटी गठित की गई है, कोई खास वजह है? देखिए, कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है और ये इसलिए आवश्यक है कि कांग्रेस सरकार में अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जिनमें अनियमितताएं समझ में आती हैं, इसलिए कैबिनेट सब कमेटी उसको रिव्यू करेगी और अगर कहीं पर ऐसे विषय हैं तो उसके आधार पर अपनी सिफारिश सरकार को करेगी। कांग्रेस कह रही है कि दरअसल कुछ मिला नहीं आप लोगों को, इसलिए पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फिर अब कैबिनेट कमेटी। वो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करिए, पॉलिटिकली ये सब बता रहे हैं। देखिए, सारी रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी। उन्होंने भी अनेक कमेटियां बनाई थी जांच के लिए और वो जो उन्होंने बनाई थी वो भी सार्वजनिक करें और जो हम लोगों ने बनाई है, जो हमारी रिपोर्ट आएगी वो भी सार्वजनिक करेंगे। क्या एक्शन हो सकता है सर? किस स्तर तक का एक्शन की तैयारी में सरकार है? नहीं, एक्शन कोई, इसके पीछे एक्शन कोई उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे अगर सरकार ने कहीं ठीक निर्णय किए हैं, कोई निर्णय ऐसे तो नहीं है जो जनहित के विपरीत है या प्रदेश के हित में नहीं है, ऐसे निर्णय करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे निर्णय पर समीक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। इसके पीछे सिर्फ जनहित में कोई ऐसा निर्णय तो नहीं हुआ जिससे जनता का अहित हो रहा हो, उसकी समीक्षा करना है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। तो ये है भूपेंद्र सिंह जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना ये है कि कैबिनेट कमेटी का जो गठन है वो दुर्भावना की वजह से नहीं बल्कि उन फैसलों की जांच के लिए किया गया है जो जनता के हित में थे भी या नहीं, इसकी पड़ताल करने। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई। दरअसल ईडी के दफ्तर पहुंचे रिया के भाई शोविक से ईडी ने पूछताछ की और कल भी रिया के भाई से ईडी ने पूछताछ की थी। तो ये बड़ी खबर है। आज ईडी के दफ्तर फिर रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती पहुंचा है और ईडी ने एक बार फिर शोविक से पूछताछ की है। कल भी बताया जा रहा है कि शोविक से पूछताछ हुई थी। ईडी ने लंबी पूछताछ की थी, न केवल शोविक से बल्कि रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की थी। इससे पहले कई और ऐसे शख्स से पूछताछ ईडी कर चुकी है जिनका संबंध सुशांत सिंह राजपूत से रहा है। सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हो चुकी है और भी कुछ ऐसे शख्स जिनसे पूछताछ पहले ही ईडी कर चुकी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।